अंबर राजस्थान के शाही परिवार की इकलौती राजकुमारी। बचपन से माँ का साथ ना होने पर उसे यह महल और उसका हर हिस्सा काटने को दौड़ता था। महल की राजकुमारी राजकुमारी कम कैदी ज्यादा थी। अपनी माँ संयुक्ता जी के गुजर जाने के बाद सिर्फ अंबर ही नहीं बल्कि पूरा महल अनाथ हो चुका था। उस वक्त अंबर करीबन 4 बरस की रही होगी जब उसके पिता और महल के राजा रघुवीर सूर्यवंशी जी ने किसी और का हाथ थामा था। रघुवीर सूर्यवंशी जी अपनी इकलौती बेटी के लिए मां लाना चाहते थे, लेकिन वो महल के लिए रानी ले आए। गायत्री जी को भी राजकाज भाने लगा था। आखिर सूर्यवंशी महल का कार्यभार कोई छोटा तो नहीं था। उनका एक बेटा अभिमन्यु अंबर से 5 साल छोटा था, लेकिन ना उससे बड़े होने का सम्मान कभी उसे मिला, न उसकी बहन होने का मान। लेकिन एक और छोटा बेटा भी था, आरव, जिससे उसे प्यार और मान मिल जाता था। गायत्री जी का छोटा बेटा आरव, जो न उन पर गया था न अपने भाई पर। बचपन से उसने हमेशा अंबर के साथ होता अन्याय देखा था, लेकिन अपनी माँ के खिलाफ कैसे जा सकता था, इसलिए वो भी चुप था। गायत्री जी हमेशा से चाहती थी कि उनकी औलाद बेटा हो, जो हुआ भी। उनकी चाह यही रही कि अभिमन्यु राजगद्दी का अगला वारिस हो, पर यह संभव नहीं था, क्योंकि रघुवीर सूर्यवंशी जी की सबसे बड़ी संतान तो अंबर ही नहीं। रघुवीर सूर्यवंशी जी के छोटे भाई सर्वेश भी कार्यभार में उनके साथ थे, और बहन संजना जी का विवाह छत्तीसगढ़ के एक एमएलए अभिनय से हुआ था। सर्वेश जी की पत्नी कामनी जी को राजस्व की लालसा कभी रही ही नहीं। हालांकि वो जानती थी कि सर्वेश जी अपने बेटे विराज सूर्यवंशी को राजगद्दी अर्थात कारोबार दिलाना चाहते थे, क्योंकि एक वही है जो राजकुमारी अंबर से बड़ा है और काबिल भी। पर राजा साहब के नियमों के अनुसार इस कारोबार की हकदार सिर्फ और सिर्फ अंबर ही थी। यदि उनका विवाह हो जाता है और उनके पति इस कारोबार को नहीं चाहते, तब ये बात आएगी कि अब कौन होगा उत्तराधिकारी। विराज को इन सब से मोह नहीं था। उसे बस अपने कर्तव्यों का पालन करना पसंद था। अंबर के साथ होते बर्ताव को देखकर जाने उसने कितनी बार गायत्री जी से रंजिश ले ली थी। खैर, सामने से अंबर का अपमान करने की हिम्मत तो गायत्री जी में भी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी बातों से आहत कर पल पल तकलीफ देकर अपने दिल को ठंडक पहुंचा लेती थी। लेकिन अंबर थी ही अंबर। वो सब कुछ इतना आसानी से एक मुस्कान के साथ सह जाती कि तकलीफ देने वाले बस कुड़ते और पैर पटकते ही रह जाते। कोई अपनी रंजिश लिए उससे नफरत करने की चाह रख सकता है, लेकिन उसकी एक मुस्कान ही उस चाह को मिटाने के लिए काफी होती थी। समय के साथ रघुवीर सूर्यवंशी जी का ध्यान और प्यार अपनी सबसे प्यारी औलाद के लिए कम होने लगा। ऐसा महल के सदस्य मानते थे, कुछ कार्यभार में व्यवस्था और कुछ अपने बेटों के प्रति बढ़ते लगाव में उन्हें अंबर पर होते बर्ताव पर ध्यान न देने पर मजबूर कर दिया। विराज सूर्यवंशी और कामनी जी भी ये अच्छे से जानते थे कि रघुवीर सूर्यवंशी जी से कुछ कहने का अब कोई औचित्य रहा नहीं है। इसीलिए उन दोनों ने अंबर के मामा सा अनिरुद्ध जी से चर्चा कर 14 साल की अंबर को उनके मामा सा अनिरुद्ध जी के साथ जोधपुर भेज दिया। राजकुमारी अंबर की माँ भी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। अंबर की माँ संयुक्ता जी जोधपुर की सबसे बड़ी राजकुमारी थी। उन्हें अपने भाई अनिरुद्ध जी से बहुत ज्यादा लगाव था, इसलिए खुद कुछ ना लेकर उन्होंने सहर्ष ही सब कुछ अपने लाडले भाई को दे दिया था। 14 साल की उम्र में अपने खुद के घर से दूर रहने पर भी जाने क्यों अंबर को खुशी कभी मिली ही नहीं। गायत्री जी जैसी भी थी, उसके लिए हमेशा उसकी माँ थी, और गायत्री जी ने भी कभी सीधे मुंह उसका अपमान नहीं किया, हमेशा प्यार जताती थी। क्या जताती थी? हाँ, उन्होंने हमेशा प्यार जताया ही तो था, किया कभी नहीं। रघुवीर सूर्यवंशी जी अपने काम और कारोबार को अकेले भी बहुत अच्छे ढंग से संभालते थे, और अपनी उत्तराधिकारिणी अंबर से बहुत स्नेह करते थे। जिस उम्र में अंबर को माँ की जरूरत थी,
उस उम्र में वो खुद अपने महल और उनके कामों में हाथ बटाने लगी थी। कई सारे दुश्मन और दोस्त बने उनके, लेकिन स्वभाव से वो हमेशा लोगों के दिल में ऐसे उतर जाती जैसे किसी फूल की खुशबू को किसी के दिल में उतरने से पहले इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। गौरी रंग में गुलाबी गालों और लंबे बाल, गहरी भूरी आंखें, जिन्हें देखकर कोई कैसे उनसे नफरत कर सकता था। राजकुमारी अंबर सूर्यवंशी देखने में जितनी खूबसूरत थी, दिल भी उतना ही खूबसूरत था। उनका शांत स्वभाव उनकी खूबसूरती में और चार चांद लगा देता था। देखने में बहुत मासूम थी राजकुमारी अंबर, लेकिन जाने क्यों गायत्री जी को कभी उनकी मासूमियत दिखी ही नहीं, या फिर वो देखना ही नहीं चाहती थी। गद्दी की चाहत में अपने ही पति की सबसे प्यारी बच्ची को स्नेह दिखाकर उन्हीं से बैर लिए बैठी थी वो। राजकुमारी अंबर के मामा अनिरुद्ध जी की बेटी राजकुमारी परिणीता अंबर को बहुत प्यार करती है। दोनों में सगी बहनों से भी बढ़कर प्यार है। दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। देखते ही देखते राजकुमारी 19 साल की हो गई। गर्मियों की शुरुआत थी, फिर भी गर्मी काफी थी। ऊपर से राजस्थान की गर्मी जहाँ रेत पर केतली रख दो तो चाय उबलने लगे, लेकिन ये गर्मी भी बूंदी शहर के उस खूबसूरत महल में हो रही चहल पहल को रत्ती भर भी कम नहीं कर पाई थी। देश से विदेश से जाने कौन कौन से शहरों से लोग बूंदी के किले की कला और खूबसूरती को देखने आए थे। वहीं किले के बाहर एक सड़क पर मिनी लग्जरी एसी बस रुकी। बस में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जिनमें राजकुमारी अंबर और उसके मामा की बेटी राजकुमारी परिणीता और साथ में उन दोनों का दोस्त प्रथम भी थे। बस में एक लड़की मोना ने सब स्टूडेंट्स को एक साथ संबोधित किया। ओके गाइस, एक बात आप सभी को समझ लेनी है, मैं पिछले 3 साल से एक भी प्रोजेक्ट नहीं हारी हूँ। जूनियर से सीनियर हो गई हूँ और अब अपने आखिरी साल में भी मुझे जीतना है। तो आप सब अपने सारे इंस्टिंक्ट्स अच्छे से यूज करना। जोधपुर यूनिवर्सिटी का ये प्रोजेक्ट जज करने दिल्ली के वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट्स आएंगे। गॉट इट ऑल ऑफ यू। आखिरी में लड़की ने सबको चेतावनी दी। वो लड़की टीम लीडर थी। बस में 3rd और 4th ईयर के विद्यार्थी थे। लड़की को सुनकर जूनियर्स चिड़चिड़ा उठे। तभी आखिरी में बैठी एक लड़की बड़बड़ाई, यूनिवर्सिटी जिसकी है वही लड़की टीम में है, जीतोगी ही। वो जानबूझकर जोर से बड़बड़ाई थी। उसके आसपास बैठे सबने झटके से उसे देखा। आगे बैठी राजकुमारी परिणीता ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना चंचला, अगर हमारी वजह से तुम भी जीत जाओ तो बुराई क्या है। वैसे भी ग्रेड्स तो कुछ खास नहीं है तुम्हारे। यू चंचला चिढ़कर उठी तो टीम लीडर ने कहा, शट अप चंचला। फिर उसने चंचला को देखकर कहा, वेल राइट चंचला, हम इसकी वजह से ही जीतते हैं। इसके डिजाइन्स, इसके यूनिक आइडियाज, यू कांट इवन मैच हर। परिणीता और बाकी सब हल्के से हंस पड़े। 2 लोग अब भी खामोश थे, एक अंबर और एक प्रथम। दोनों ही बिल्कुल मासूम से बच्चे लग रहे थे, क्योंकि उनकी उम्र अभी 19 और प्रथम की 20 से ज्यादा नहीं थी। परिणीता क्रीम कलर का जंप सूट पहने थी, साथ ही पैरों में हील्स। उसके बाल इस वक्त कमर तक लंबे थे, जिनकी पोनी बनी थी। वहीं प्रथम ने मूंगिया शर्ट और ग्रे ट्राउजर डाल रखे थे। वहीं वो कुछ दुबला सा था और एब्स भी परफेक्टली डेवलप नहीं थे। अंबर विंडो सीट पर थी। उसने वाइट शर्ट और गहरे भूरे रंग का कार्गो स्टाइल ट्राउजर पहना था, बालों को चूड़ी में लपेटी और आंखों पर फ्रेमलेस गोल गिलास का चश्मा। परिणीता ने टीम लीडर से कहा, मोना लेट इट बी। मोना ने उसे फीकी नजरों से देखा और सिर हिला दिया। मोना और बाकी सब अपने अपने कैमरास और बैग लेकर नीचे उतर गए। पूरी बस खाली हो गई। अंबर को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो खिड़की से बाहर दूर उन लाल पहाड़ों की सूख चुकी झाड़ियां देख रही थी। प्रथम ने अपना बैग टांगा, तभी उसकी नजर अंबर पर पड़ी। उसने हल्के से कहा, इट्स ओके अंबर, कुछ देर में वो खुद कॉल कर लेंगे, मीटिंग्स में बिजी होंगे शायद। अंबर ने खोए हुए कहा, आई नो प्रथम, पर हम कभी उन्हें पहले विश नहीं कर पाते।
पहले या बाद में क्या फर्क पड़ता है? परिणीता बस की सीढ़ी पर थी तो उसने अंबर को देखते हुए कहा। अंबर उसकी बात सुनकर उठते हुए बोली, हमारा उन पर हक होना और बाकी सबका हमारा हक ले लेना, यही फर्क है। आज राजा साहब रघुवीर सूर्यवंशी जी का जन्मदिन था। कल रात उसने उन्हें फोन किया था, लेकिन जाने क्यों कॉल लगी ही नहीं। परिणीता का मानना था कि गायत्री जी ने शायद कॉल लगने ही नहीं दी थी। खैर, वो एक सांस के साथ अपने मन का बाहर निकाल कर बस से उतरी। परिणीता ने अपने शेड्स लगाए और प्रथम को शेड्स देते हुए बोली, यार मतलब हमको क्यों होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में? इवेंचुअली हम तीनों को संभालना तो बिजनेस ही है। प्रथम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, फिर भी तुम्हारी जिद पर आर्किटेक्चर मेजर है ना तुम्हारा। नाउ जस्ट फोकस। अंबर किले की ओर बढ़ गई। सारी टीम अलग अलग बंटकर अपने अपने हिसाब से फोटोज ले रहे थे। अंबर दरवाजे पर रुकी। वहां मारवाड़ी पुरुष लोक गीत गाते हुए तबला और एक तारा बजा रहे थे, जिनमें 10-12 साल का बच्चा भी था। ऊपर किले में जाने के लिए काफी सारी सीढ़ियां बनी हुई थी जो काफी चौड़ी थी। जगह जगह पर राजस्थानी महिलाएं और पुरुष खाने पीने, खिलौनों और सजावट का सामान बेच रहे थे। वहीं एक ग्रुप पीछे चला आ रहा था। उसमें 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। एक चाइनीज लड़की, और बाकी सबका चेहरा देखकर उन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कहना गलत नहीं होगा। उसी ग्रुप में उदयपुर का राजकुमार जय भी था। जय सबसे पीछे चला आ रहा था। 22 साल के जय का कद 6 फुट 2 इंच है। वो सफेद शर्ट पहने आस्तीन को कोहनी तक फोल्ड किया था। उसके बाल जेल से सेट थे और आंखों पर चश्मा, चकोर मेटल फ्रेम वाला। ब्लैक कार्गो पहने उसकी शर्ट भी टक इन नहीं थी। उसके साथ चलते लड़के अर्धव ने जैसे कहा, सुन, इसमें भी कोई प्रिंस मिलेगा क्या? इतना कहकर वो लड़का हंसा तो जय ने उसे देखकर कहा, नहीं, प्रिंसेस मिलेगी। क्या करना है तुझे? साथ में चलती लड़की किरण ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, आमीन। सच में ऐसा हुआ ना जय, तो मैं तुम्हारे निकाह की बात चला लूंगी। जय ने हल्के से मुस्कुराकर सिर झटका, मानो कह रहा हूं इनका कुछ नहीं हो सकता। उसे देखकर अर्थव बोला, क्या लुक क्या दे रहा है? किरण, लुक एट हिम। स्माइल तो ऐसे कर रहा है सच में तुम उसका निकाह ही करवा दोगी। किरण के कुछ कहने से पहले एक और लड़की पलक, जो उनके साथ थी, वो बोली, ए अर्थव, क्यों खुद की बेइज्जती कराने पर उतारू हो? उसे किसी के चिढ़ाने से फर्क नहीं पड़ता। सी, इग्नोर मार दिया तुमको। संत है वो, संत। जय पलक की बात सुनकर मुस्कुराकर बोला, संत इजंट इज टू मच। वही लड़की पलक बोली, जब तक तुम किसी को पसंद ना कर लो, मैं तो तुम्हारे लिए यही थ्योरी सही समझूंगी। फिर वो उनके साथ आई चाइनीज लड़की की तरफ देखकर बोली, लुक बैक यार, इस चाइनीज को तुम पसंद हो। तुम्हारे साथ रहने के लिए वो हमारे भारत की हॉटेस्ट प्लेस पर है, पर तुम हो कि उसे घांसी नहीं डालते। कुछ तो शर्म करो राजकुमार जी। जाहिर था उस चाइनीज लड़की ली को हिंदी नहीं आती थी। जय पलक की बात सुनकर बिना कुछ कहे आगे बढ़ रहा था। वहीं अंबर दरवाजे पर खड़े खड़े उन लोगों की फोटोज ले रही थी। एक पल ऐसा था जब जय उसके पीछे से गुजर कर किले के अंदर चला गया। दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा। अर्थव पलक से बोला, ही इज सेविंग हिमसेल्फ फॉर समवन, है ना प्रिंस? जय अपने दोस्त अर्थव की बात सुनकर बोला, कॉल मी प्रिंस अगेन एंड आई नॉट बी वर्किंग विद यू गाइस। उसका चेहरा गंभीर हो गया। चाइनीज लड़की ली को आखिरी की 2 लाइन समझ में आ गई थी। अर्थव ने होठों पर उंगली रखकर किरण और ली को चुप किया और खुद भी चुप होकर साथ चलने लगा। उन लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी थी, पर शायद ये सब अभी सिर्फ किला घूमकर लोकेशन देखने आए थे, डॉक्यूमेंट्री शूट करने नहीं। सुबह से शाम हो गई। एक ही किले के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए ना अंबर जय से टकराई और ना जय की नजर अंबर को छू पाई। दोनों अनजान से अपने अपने कैमरे लेकर काम में डूबे थे। वहीं किले के सभा कक्ष में अंबर थी। परिणीता पिलर्स के ऊपरी कोनों के फोटोज खींच रही थी और प्रथम झरोखों में जाली आर्किटेक्ट को गौर से स्टडी करते हुए अपनी डायरी में नोट कर रहा था।
अंबर वहीं रेलिंग पर टिककर अपना उस समय का छोटा आईफोन चेक कर रही थी। उसके भाव गहरे थे और आंखों में अजीब सी बेचैनी। इधर जैक लेके गार्डन एरिया में था और कैमरे में आंखें घुसाए नजारों को कैद करने में व्यस्त था। अचानक उसका कैमरा बालकनी में अटका, जहां अंबर रेलिंग से लगकर फोन लेकर खड़ी थी। अर्थव ने भी उसी वक्त अंबर की फोटो खींच ली। क्या कर रहा है? जय ने उससे टोका। अर्थव ने ऊपर देखते हुए कहा, लुक्स लाइक कोई प्रिंसेस अपने महल में टहल रही है, तो बस फोटो ले ली। वह मजाक में शायद कुछ सच कह गया था। जय ने उसे घूर कर कहा, डिलीट कर फोटो। बिना परमिशन किसी की फोटो नहीं लेते। इतनी सेंस तो है ना तुझ में। किरण ने भी कहा, हाँ अर्थव, डिलीट करो। इस पर पलक बोली, चिल यार, हम कौन सा लीगल काम कर रहे हैं, बाद में डिलीट कर देंगे। जय ने तीनों को घूरा और फिर एक उड़ती सी नजर अंबर पर डाली। चेहरा तो देख चुका था वो। ऊपर अंबर ने फोन कान से लगाया। रघुवीर सूर्यवंशी जी से कॉल कनेक्ट हो गई थी। उधर से रघुवीर जी ने कहा, भाई साहब आप ठीक है? अंबर मुस्कुरा भी ना पाई, मगर फिर भी उसने शांत स्थिर लहजे में कहा, हैप्पी बर्थडे बाबा साहब। रघुवीर सूर्यवंशी जी मुस्कुराए, मगर फिर उन्होंने अपनी मुस्कुराहट दबाकर कहा, आई एम सॉरी, आप सुबह से कॉल कर रही हैं, हम बात नहीं कर सके। इट्स ओके बाबा साहब, उसने कह तो दिया, मगर वही जानती थी कि ये ओके नहीं है। उसने आगे कहा, मैंने रात में कॉल किया था, बट ऑफ आने लगा। मैं आपको सबसे पहले विश करना चाहती थी। रघुवीर सूर्यवंशी जी ने सहजता से कहा, शायद चार्ज नहीं होगा। अंबर कुछ कहने वाली थी, पर रघुवीर जी ने कहा, आप ध्यान रखिए अपना। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। इसी के साथ अंबर की आंखों से आंसू सरक कर गालों पर आ रुके। उसने अपने होठों को आपस में जोर से भींचा और आंखें गहराई से मींच ली। बूंदी शहर के सबसे बेस्ट होटल में, जो किसी समय में पैलेस हुआ करता था, अंबर अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। रास्ते भर उसने किसी से बात नहीं की। उसका मन बहुत खराब था। आमतौर पर वो इतनी चुप नहीं रहती थी, लेकिन आज उसकी भावनाएं आहत हुई थी। शायद जो नाराजगी रघुवीर जी को समझनी चाहिए थी, वो उनसे छुपा गई। इसीलिए रात हो गई थी और वो सफेद पैलेस लाइट्स की वजह से सुनहरी रंग में रमा नजर आ रहा था। उसका सौंदर्य बेहद खास था। लेकिन अंबर, प्रथम और परिणीता ऐसे ही महल में तो रहते हैं, जिनसे दूर भागने के लिए अंबर इन सारे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा ले लेती है, ताकि वो इन झंझटों से दूर रह सके। सबने अपने अपने रूम की चाबी ली। परिणीता और अंबर रूम शेयर करने वाले थे। वो अपने रूम को बढ़े तो प्रथम ने पीछे से आवाज लगाई, गर्ल्स। वो घूमी तो प्रथम ने कहा, अगर कुछ भी जरूरत लगे तो कॉल करना मुझे, बाबा साहब का ऑर्डर है। परिणीता ने उसे चिढ़ते हुए कहा, तुम ये भी तो कह सकते हो कि फिक्र होती है मेरी, आई मीन हमारी। डैड के ऑर्डर को बीच में घुसाने की क्या जरूरत है? परिणीता की बात सुनकर प्रथम बिना कुछ कहे अपने रूम की ओर चला गया तो अंबर बोली, परी, शायद मेरा फोन बस में रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। परिणीता ने सिर हिलाया और थके हुए स्वर में कहा, गो गर्ल गो, मुझसे तो रूम तक भी नहीं जाया जा रहा। परिणीता के वहां से जाते ही अंबर ने अपना फोन निकाला। वो अभी अपने रूम में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने फोन लाने का बहाना बनाया था। वो होटल के एक ओर चली गई। वो कुछ आगे आई तो वहां पर राजस्थानी लोकगीत का कार्यक्रम हो रहा था। सामने कई सारे अमीर लोग बैठे वहां घूमर करती महिलाओं को बड़े चाव से देख रहे थे। उन्हें देखकर अंबर वहीं दूर खड़ी उनका गीत सुनने लगी। वहां डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही थी किसी रईस परिवार की। अंबर वहीं पौधों के पास जगह देख कर बैठ गई। उन महिलाओं में नाचती हुई बच्ची भी थी, बिल्कुल छोटी सी मासूम मारवाड़ी गुड़िया। अंबर ने उसे ठंडी आंखों से देखा। दूसरी ओर जय रात के खाने के बाद वॉक पर निकला था। एक बार फिर इत्तेफाक से वो दोनों एक हवा में थे। वो दोनों एक दूसरे से अनजान थे। जय ने सिल्क रॉयल ब्लू कुर्ता और वाइट शलवार पहनी थी। उसके कुर्ते की आस्तीन कोहनी के नीचे तक आ रही थी। एक हाथ में घड़ी और दूसरे में कलावा। उसके बाल जेल से सेट थे। उस पर यह लुक फब रहा था। इधर अंबर का फोन बज उठा। उसने देखा तो स्क्रीन पर मानव लिखा हुआ था।
मानव, परिणीता, परधम और अंबर तीनों का दोस्त है। अंबर हमेशा से ही मानव को इग्नोर करती है। आज भी उसने वही किया। तभी जय की नजर अंबर पर पड़ी। जय को एक पल भी नहीं लगा उसे पहचानने में। वो कुछ कदम आगे आया। अंबर के चेहरे पर यही मायूसी सुबह भी देखी थी उसने, और जो ये झूठी मुस्कुराहट और रखी थी ये भी उसे महसूस हुई थी। मानो उसके भाग्य में अंबर का होना तय था। शायद इसीलिए वो दोनों इत्तेफाक के चलते एक साथ थे। जय ने अंबर को देखा और फिर अपने मन में कहा, दिस कार्ड, व्हाट्स रॉन्ग विद मी मैन। अचानक ही जय मुस्कुरा उठा, क्योंकि सामने अंबर भी मुस्कुरा उठी थी। उस ग्रुप में घूमर करती हुई वो छोटी सी बच्ची मारवाड़ी बंजारी कपड़ों में परफेक्शन के साथ नाच रही थी। जय एक बार फिर अपने फोन में देखने लगा, तभी उसका फोन बज पड़ा। उसने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, जय, वो मीटिंग करनी है तुम्हें। बेशक वो आदेश था। बाबा साहब, मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्री के लिए आया हूँ, जय ने आराम से कहा। इस पर जय के बाबा रणविजय जी बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्यूमेंट्स तुम्हें भेज दिए हैं। मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी उन्हें परिवार की तरह ट्रीट करना ये एक डीलर से ज्यादा है, जय ने जी कहा। फिर उसने चुपचाप से फोन रख दिया। उसने हल्की सी नजर अंबर पर डाली और फिर उठकर फोन में डिटेल्स देखता हुआ निकल गया। अंबर काफी देर तक बैठी रही। सामने वो बच्ची भी नाचते नाचते थक चुकी थी। कुछ देर बाद जय होटल के रेस्टोरेंट में था। वो कभी घड़ी देखता तो कभी दरवाजा। जय किसी का इंतजार कर रहा था। टेबल पर फूल रखे थे और जय की नसें उन्हीं फूलों पर थीं। अचानक उसे सामने किसी के होने का आभास हुआ। उसने आहिस्ता से सिर उठाया तो रघुवीर सूर्यवंशी जी खड़े थे। जय उठ चुका था। मिस्टर सूर्यवंशी, उसने पहचानने की कोशिश की। रघुवीर सूर्यवंशी जी ने बल्कि एक बार झपकी और फिर थोड़ा सिर हिलाया। उन्हीं के साथ उनके दोस्त चंद्रशेखर जी भी थे। जय पूरी तरह से मुस्कुराया और बोला, नमस्ते सर, दिस इज जय, मैं ही आपको अटेंड करने वाला हूँ। उसने इतनी सहजता से कहा जैसे वो राणा पैलेस का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हो। रघुवीर सूर्यवंशी जी मुस्कुराए। चंद्रशेखर जी ने जय को गौर से देखा और फिर कहा, क्या आप उदयपुर के ग्वार नहीं हैं? जय ने कुर्सियों की तरफ इशारा किया और बोला, जी मैं ही हूँ, प्लीज। चंद्रशेखर जी ने रघुवीर जी को देखा और फिर दोनों कुर्सी पर विराज गए। रघुवीर सूर्यवंशी जी बोले, रणविजय ने हमारे बारे में बताया नहीं? जय ने जवाब दिया, जी बताया था, आप उनके काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। फिर भी इतने फॉर्मल हो रहे हैं? चंद्रशेखर जी ने कहा तो रघुवीर जी भी जय के जवाब का इंतजार करने लगे। जय ने सिर झुकाया और बोला, आपके साथ इनफॉर्मल बाबा सा हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। इनफॉर्मल हो जाऊं तो ये गलत होगा। रघुवीर सूर्यवंशी जी हल्के से हंस पड़े। कुछ देर तक जय उन्हें लैपटॉप द्वारा प्रेजेंटेशन समझाता रहा और वो दोनों शांति से उससे सवाल करते जा रहे थे। अंत में रघुवीर जी ने जय से हाथ मिलाते हुए कहा, आपके साथ हमारा पहला प्रोजेक्ट सफल हो, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। चंद्रशेखर जी ने भी हाथ मिलाया। हो, अवर रिलेशन विल स्टे लॉन्गर। उनकी बात सुनकर जय मुस्कुराया। रघुवीर जी की नजरों को जय भा गया था। वैसे भी जय अगर इतना मनमोहक ना भी होता, फिर भी उसकी तहजीब, संस्कार और शांत स्वभाव सबको रिझा ही लेते थे। जय बोला, थैंक यू सर, पर आगे से आपको सारे प्रोजेक्ट्स की डील बाबा साहब और काकू साहब से ही करनी होगी। क्यों? चंद्रशेखर जी ने रघुवीर जी के मन में उठा प्रश्न पूछा तो जय ने जवाब दिया, क्योंकि मैं होटल्स की बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ। खाना ऑर्डर करें? रघुवीर सूर्यवंशी जी बोले, ताकि चंद्रशेखर जी और कोई सवाल ना पूछ पाए। जय ने वेटर को इशारे से बुलाया और फिर से उन दोनों से बातचीत करने में लग गया। इतने में ही रघुवीर जी के कंधे पर किसी ने हथेली रखी। जय की भौहें सिकुड़ गई। वहीं चंद्रशेखर जी की गर्दन उस ओर घूमी। रघुवीर जी इस आभास को पहचानते थे। भाई साहब, वो अपनी कुर्सी से उठे, साथ ही बाकी दोनों भी। अंबर उसी छोटी बच्ची को गोद में लेकर खड़ी थी। अंबर ने जय को एक नजर देखा, मगर इस तरह नहीं कि वो याद रख पाए।
ये देखना ऐसा था मानो वो उस भीड़ में से अपने आसपास लोगों पर नजर डाल रही है। सच तो ये था कि अंबर सिर्फ अपने परिवार और बिजनेस में बंद कर रह गई थी। कई सालों से रघुवीर जी ने उसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया था। दूर रहकर भी वो ऑनलाइन काफ़ी मीटिंग्स अटेंड करती थी और अपने विचार भी साझा करती थी। बिजनेस की अच्छी खासी नॉलेज भी उसे अब तक हो गई थी। वहीं जय लगातार अंबर को देख रहा था। उस बच्चे के हाथ में आइसक्रीम बॉल था और वो बड़े प्यार से आइसक्रीम खा रही थी। अंबर चौंक कर रघुवीर जी को देखती रह गई। रघुवीर जी भी उसे ही देख रहे थे। हार कर अंबर बोली, आप यहाँ क्यों? रघुवीर सूर्यवंशी जी ने जय की तरफ इशारा किया और बोले, बस एक मीटिंग के लिए आए थे। इस बार भी अंबर जय पर एक फीकी नजरें ही डाल पाई थी। वो जानती थी रघुवीर जी सिर्फ उसी के लिए आए हैं। उसे विश्वास था कि उसके बिना रघुवीर जी के लिए किसी भी पार्टी की, किसी भी मीटिंग की कोई कीमत नहीं है। चाहे बाकी सब जो भी कह ले, मगर वो अपनी बेटी को भूल ही नहीं सकते। अंबर सिर्फ मुस्कुराई और बोली, हैप्पी बर्थडे बाबा साहब। रघुवीर जी भी हल्के से मुस्कुराए और बोले, फिर तो आपको गिफ्ट भी चाहिए होगा। मतलब आप मीटिंग के लिए नहीं आए थे ना? अंबर ने पूछा, क्योंकि अगर वो गिफ्ट ले आए हैं तो वो पहले से ही जानते होंगे कि अंबर उन्हें यहाँ मिलेगी। रघुवीर जी बोले, आपसे मिलने के लिए हमें मीटिंग के बहाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उन्होंने चंद्रशेखर जी से कहा, चंद्र, बाईसा का गिफ्ट। चंद्रशेखर जी वहां से चले गए और साइड में जाकर एक कॉल लगा दी। कुछ ही देर में उन्हें एक वेटर ने एक लकड़ी का खूबसूरत बॉक्स ला कर दिया। अंबर के लिए जय का वहां होना भी ना होना सा था, मगर जय गौर से अंबर को देखता रहा। रघुवीर सूर्यवंशी जी ने बॉक्स अंबर को देते हुए कहा, ये लीजिए। बॉक्स को देखकर लग रहा था कि खास तौर पर बनवाया गया है, वो भी बेहद खास लकड़ी से। अंबर ने बॉक्स की सांकल खोली और फिर खुली। अंदर आईपैड था। अंबर ने आईपैड उठाया तो स्क्रीन ऑन हो गई। ये लाए हैं आप? अंबर ने स्क्रीन देखी। वॉलपेपर पर 2 मंजिला घर फूलों से सजा था। घर से फूल इस तरह चिपके थे कि घर पर कोई रंग पुता था, मगर उसे देखना असंभव था। घर के आंगन में गोल गुलाबी कुंड था, जिसमें भी कैमलियास लगे थे। यहाँ तक कि दोनों एंट्रेंस के दरवाजे सफेद कैमलियास से सज रहे थे। रघुवीर जी ने चंद्रशेखर जी की तरफ सिर झटका और कहा, आपके अंकल ने डिजाइन किया है, ये चंद्र की ओर से है। अंबर खुलकर मुस्कुराई और बोली, आप दोनों मुझे कुछ देने के बहाने ढूंढते रहते हैं ना? ये आपका बर्थडे है बाबा साहब, मेरा नहीं। चंद्रशेखर जी हंसकर बोले, ये तुम्हें गिफ्ट देता है तो मैं पीछे क्यों रहूं? तुम पहले मेरी बेटी हो, बाद में इसकी। अंबर बोली, बस बस, ये कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश नहीं हो गया? इस पर पीछे खड़ा जय मुस्कुराया। चंद्रशेखर जी बोले, अब तुम इतनी समझदार हो जाओगी तो हम में से किसी को तो चाइल्डिश होना पड़ेगा। तभी एक वेटर ने रघुवीर जी को एक लिफाफा ला कर दिया। रघुवीर जी ने अंबर से कहा, भाई साहब वहां देखिए। कहकर उन्होंने खिड़की से बाहर इशारा किया। शीशे के दूसरी तरफ लाइट्स में लिपटा एक लकड़ी का कवर था। खुद अंबर के कद का वो लकड़ी का कवर मारवाड़ी मारना से सजा हुआ था। अंबर ने नासमझी से रघुवीर जी को देखा। अब पीछे खड़े जय की नजरें भी उस कवर पर थी। रघुवीर जी के इशारे से ही वहां खड़ी लड़की ने कवर खोल दिए। रघुवीर जी बोले, आपकी मम्मा को बहुत पसंद था ये। वो जब हमारे साथ इटली गई थी तो वहाँ के म्यूजियम में रखा था। संयुक्ता के वक्त तक ऑक्शन में नहीं आया था। जैसे ही आया हमने आपके लिए ले लिया। फिर उन्होंने अंबर को देखकर कहा, पसंद आया ना आपको? सामने कवर में काले रंग का चमचमाता पॉलिश सेलो था। सेलो एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसकी उत्पत्ति इटली में हुई थी। अंबर चमचमाती आंखों से सेलो को देखने लगी। उसे मालूम था रघुवीर जी उसे कभी नहीं भूलते। बेशक वो दर्शाते नहीं हैं, मगर उनके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की अहमियत है तो ये संयुक्ता जी की निशानी और उनकी बेटी अंबर की। सारी दुनिया एक तरफ और उनकी बेटी एक तरफ, फिर भी गायत्री जी को वो कुछ क्यों नहीं कहते? ऐसा तो नहीं हो सकता कि गायत्री जी का प्रताप छुपा हो उनसे। फिर क्यों? क्या वजह है? वो अपनी इस सोच में ही डूबी थी कि रघुवीर जी ने फिर से कहा,
आपको पसंद आया ना भाई साहब? अंबर ने हाँ में सिर झुकाया और बोली, मम्मा, और आपकी पसंद है मेरे लिए इससे अच्छा और क्या होगा डैड? उसकी बात सुनकर रघुवीर जी मुस्कुरा उठे। तभी चंद्रशेखर जी बोले, मतलब मेरा गिफ्ट? मैं फिर से रघुवीर से हार गया हूँ क्या? अंबर हंसकर बोली, अब आप थोड़े बच्चे बन रहे हैं। वो घर और कैमलियास हमेशा से मेरे फेवरेट है और आप ये जानते हैं। और आपके रेनोवेशन से फेरी टेल लुक दे रहे हैं वो। इट्स रियली ब्यूटीफुल अंकल। उधर पीछे खड़ा जय अंबर की मुस्कान पर मुस्कुरा उठा। उसने अपने मन में ही कहा, तो आप सच में प्रिंसेस हैं। एंड योर हाइनेस को कैमलियास पसंद है? कूल। उसने अपनी पॉकेट से पेन निकाला और टिश्यू पेपर पर कुछ लिखा। उसने वो टिश्यू पेपर वेटर को देकर रघुवीर जी की तरफ कुछ इशारा किया और वहां से चला गया। वेटर रघुवीर जी को ट्रे में टिश्यू पेपर दे गया। रघुवीर जी ने उसे खोला तो उसमें लिखा था, माफ कीजिएगा अंकल, दिस इज योर प्रीशियस टाइम विद हर हाइनेस। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए ऐसे ही जा रहा हूँ। जय। रघुवीर जी ने टिश्यू पेपर आहिस्ता से अपने ब्लेजर की पॉकेट में सरकाया। तभी अचानक से अंबर ने पूछा, बाबा साहब, इज एवरीथिंग ओके? कहते कहते ही उसके भाव गंभीर हो गए। मॉम ने आपके लिए पार्टी तो ऑर्गेनाइज की होगी, आप वहां नहीं होंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस पर चंद्रशेखर जी बोले, मेरी अंबर के लिए सब कुछ मंजूर है। भाभी ने पार्टी सुबह रखी थी, छोड़कर आने की जरूरत ही नहीं हुई। अंबर मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब सुकून था। अगले दिन सुबह के समय आर्किटेक्चर टीम अलग अलग ग्रुप्स में बढ़कर पूरे शहर में घूम रही थी। अंबर, परिणीता और प्रथम तीनों को रिसर्च के लिए रणजी की बावड़ी मिली थी। वहीं दूसरी ओर जय सुबह सुबह ही निकल गया था अपनी टीम के साथ कैमरा लेकर। आधी टीम आज शहर के लोगों के बीच थी ताकि शहर की खास खूबसूरत और आकर्षक चीजों को कैद कर सके। ये टीम अलग थलग लोगों से मिलकर उनके इंटरव्यू ले रही थी। ज्यादातर इंटरव्यू उम्रदराज लोगों के लिए गए थे और वो सिर्फ मारवाड़ी बोली बोल रहे थे। मगर जय ने उन्हें कहा था कि वो सिर्फ जय से रिकॉर्ड करें, इंग्लिश तक वो खुद कर देगा। जय, अर्धव और किरण अपने अपने कैमरे लेकर रंजी की बावड़ी में घुसे। अंदर घुसते ही जय की नजर अंबर पर पड़ चुकी थी। सुबह से ही वो उसे देखना चाहता था। बस एक कोरी इच्छा थी उसके मन की। सुबह वो उस बगीचे में भी पहुंचा था जहां कल मिली थी वो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मगर अब वो उसे दिख चुकी थी। उसने अपने मन में कहा, यह शहर इतना छोटा है, यह इत्तेफाक होना इतना आम हो गया है। जय मुस्कुराती आंखों से अंबर को देखे जा रहा था। तभी अर्थव ने उसकी पीठ पर थपकी दी। जय ने धीरे से सिर घुमाया, फिर सामने देखा तो अंबर दीवार पर बने मूक हाथी की आकृतियों की फोटो खींचकर बड़े गौर से कुछ देख रही थी। जय ने अपना चश्मा ठीक किया। अर्थव बोला, ये वही है ना, किले वाली? कहते हुए वो जय की नजरों का पीछा कर रहा था। जय ने अंबर से नजरें हटाकर आगे बढ़ते हुए कहा, डोंट स्टेयर हर। अर्थव भी कंधे उछालकर उसके पीछे चला। गर्मियों का मौसम और उसमें भी राजस्थान की जलती दोपहरी। बावड़ी में नाक के बराबर पानी था, या ये कहना बेहतर होगा कि पानी था ही नहीं। अंबर बावड़ी की आखिरी सीढ़ी पर थी। जय ठीक उसके 3 सीढ़ी ऊपर था। तभी परिणीता ने अंबर से पूछा, तुम्हें विराज भाई साहब का फोन आया था ना, क्या कह रहे थे? नथिंग, नेक्स्ट वीक मीटिंग है, उसी का याद दिलाने के लिए कॉल किया था। परिणीता ने कैमरे से आंख निकाली और चिढ़ते हुए कहा, ये तो टू मच है यार। मतलब अब तुम स्टडी टूर भी नहीं कर सकती? अभी तक तो सिर्फ यूनिवर्सिटी से बुलावे आते थे, लेकिन अब तो हाथ है। आई एम बेस्ट मैन, अंबर ने उसे समझाते हुए कहा। इट्स ओके परी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सूर्यवंशी महल के हर काम के लिए। परी चिढ़कर बोली, क्या उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे लिए? एक तरफ तो तुम मान हो उन सबका, फिर किसी को तुम्हारी चिंता क्यों नहीं होती? प्रथम अंबर को बड़े गौर से देख रहा था। इधर जय की नजरें सिर्फ अंबर पर टिकी थी। उसके हर शब्द को वो किसी मंत्र की तरह सुन रहा था। अंबर ने आराम से कहा, दूसरों को नजरिए चाहे जो हो, मैं उनकी वजह से अपने कर्तव्य अधूरे नहीं छोड़ सकती। कितनी सहज और समर्पित थी अंबर। कटुता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था उसका। जय खुद ब खुद मुस्कुरा उठा। योर हाइनेस, आपको इनोसेंट कहूँ या ना समझ, इतना प्योर और साफ मन बहुत कम लोगों का होता है।
अंबर ने अलग अलग एंगल से फोटोज लिए। बावड़ी वाकई तारीफ के काबिल थी। परिणीता ने अपनी शीट पर पेंसिल से कुछ निशान लगाते हुए कहा, प्रथम सुनो, गाइड का अरेंजमेंट हुआ क्या? प्रथम भी अपने काम में व्यस्त था। डायरी में कुछ लिखने के बाद उसने परिणीता को देखा तो वो बोली, मुझे इस बावड़ी की हिस्ट्री जाननी है। प्रथम ने अपनी पीठ आगे झुकाई और बोला, गाइड इज एट योर सर्विस मैम। अम्बर ने सिर झटका। वहीं परिणीता मुंह बनाकर रह गई। जय ऊपर खड़ा खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान अपने काम पर भी बना रहा। प्रथम ने कहना शुरू किया, 17वीं शताब्दी में बूंदी शहर पर राजा राव अनिरुद्ध सिंह का शासन हुआ करता था। उस समय में राजा काफी संपन्न और समर्थ थे। उनके राज्य में बूंदी अब के कंपैरिजन में ज्यादा फैला हुआ था। आसपास के छोटे छोटे नगर और उनके सामंतों पर भी अनिरुद्ध की अच्छी खासी पकड़ थी। अब राजा होगा तो रानी भी होगी। तो अनिरुद्ध की एक ही रानी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था। इतना कि रानी के मुंह से कोई बात निकल जाए तो राजा उसे सच करने में पूरी संपत्ति भी लुटा सकता था। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो कोई नहीं जानता। खैर, आगे कुछ यूं हुआ कि रानी का राज्य में भी खूब सम्मान था और अब विवाह के इतने वर्षों के बाद राज्य को राजगद्दी का उत्तराधिकारी चाहिए था। इन वर्षों में रानी भी परेशान थी कि उनकी कोई संतान क्यों नहीं। वेद को भी दिखाया मगर कोई फायदा नहीं था। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए राजा को राज्य के ही एक छोटे से तुच्छ सामंत की पुत्री से विवाह करना पड़ा। छोटी रानी बेहद ही खूबसूरत और मन की इतनी साफ थी कि वो महल की दासियों को भी उतना ही सम्मान देती थी जितना कि उन्हें खुद को मिलता था। अब छोटी रानी थी तो सामंत पुत्री कितनी चलती होगी उनके महल में। जिस रीजन से राजा ने छोटी रानी से शादी की वो सफल रहा। कुछ वर्षों पश्चात उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। हालांकि छोटी रानी के आने के बाद भी अनिरुद्ध का महारानी से अंधा प्यार कम नहीं हुआ, जिसके कारण उन्होंने बड़ी रानी के मान और नाम को बचाने के लिए छोटी रानी का पुत्र उनकी गोद से छीनकर बड़ी रानी के आंचल में डाल दिया। छोटी रानी के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो अनिरुद्ध और उनकी रानी के विरुद्ध जा सके। छोटी रानी ने कई महीने अपने कमरे में अकेले गुजार दिए। इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और खुद को प्रजा के लिए समर्पित कर दिया। कई सारे सोशल इश्यूज को कम करने के लिए उन्होंने जरूरत के हिसाब से आर्किटेक्चर्स बनवाए। उन्हीं में से बनवाई थी ये बावड़ी। कह सकते हैं कि अपनी बेटी की याद में रंज की बावड़ी। प्रथम बिल्कुल असली गाइड की तरह ही अंबर और परिणीता को बावड़ी से जुड़ी लोकप्रिय कहानी सुना रहा था। उसे सुनकर आसपास घूम रहे लोग इकट्ठे होकर भीड़ कर चुके थे। जय भी वहीं तीसरी सीढ़ी पर खड़ा बड़े गौर से कहानी सुनता गया। कहानी सुनने के बाद परिणीता बोली, तो क्या लगता है प्रथम, छोटी रानी के साथ गलत हुआ या फिर अनिरुद्ध अपने प्यार में अंधा हो गया था? प्रथम के कुछ भी कहने से पहले वहां पर खड़े कपल में से लड़की बोली, आई गेस राजा की भी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती बड़ी रानी की थी। एक माँ से उसका बच्चा छीनना क्राइम है। आसपास खड़े लोग भी लड़की की हाँ में हाँ मिलाने लगे। ऊपर खड़े अर्तक ने धोल मारते हुए जैसे कहा, क्यों जय, तुम्हारे महल में भी वंशज प्रॉब्लम है क्या? जय ने उसके घूरा ही था कि किरण ने पूछा, वैसे जय तुम्हारा ओपिनियन क्या है? जय ने 2 पल सोचा और फिर गहरे स्वर में कहा, गलती राजा की है। क्यों? दोनों ने एक साथ कहा। जय ने जवाब देने को मुंह खोला ही था, इतने में अंबर भी इसी सवाल के जवाब में उस लड़की से बोली, क्योंकि छोटी रानी से विवाह राजा ने किया था, बड़ी रानी ने नहीं। प्रेम यदि बड़ी रानी से था तो अनिरुद्ध को छोटी रानी से विवाह करना ही नहीं चाहिए था। अनिरुद्ध गलत थे क्योंकि उन्होंने एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जिससे कि वो बड़ी रानी का सम्मान बचा पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सच ये है कि वो सिर्फ मोहित थे बड़ी रानी से, मगर प्रेम तो उनसे भी नहीं कर पाए। जय मुस्कुरा उठा। उसने किरण से धीरे से कहा, शी इज राइट। किरण और अर्थक हैरानी से जय के शब्द अंबर के मुंह से सुनते रह गए। उस कपल में अब लड़के ने कहा, एक राजा का धर्म है अपने राज्य को उत्तराधिकारी देना और उनके नियमों के हिसाब से तो वो कितनी भी शादी कर सकते हैं। इस पर अंबर बोली, राइट, राजा का कर्तव्य उत्तराधिकारी देना है,
माँ से बच्चे को अलग करना नहीं। छोटी रानी का बच्चा रहकर भी वो उत्तराधिकारी बन सकता था। एक राजा कितने भी विवाह कर सकता है, लेकिन विवाह का मतलब सिर्फ स्त्री पर अधिकार तो नहीं होता। विवाह का मतलब होता है स्त्री के सम्मान की रक्षा करना, उसकी भावनाओं को समझना और उन वचनों को पूरा करना जो उसने विवाह के समय लिए होते हैं। वही लड़का बोला, फिर भी आई डोंट नो व्हाई मैं आपसे एग्री नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि गलती सिर्फ रानी की थी। उसने राजा के प्यार का फायदा उठाया। परिणीता ने हल्के से व्यंग में कहा, हाँ, और राजा तो अभी तक पालने में ही झूलता होगा ना, जो उसे कोई भी बहला ले। हेल। अंबर ने एकदम से परिणीता के कंधे पर हाथ रखकर उसे चुप कराया। फिर वह खुद के ठंडे स्वर में बोली, अगर एक से ही प्रेम करना है तो श्री राम जैसा करें, और अगर कई रानियां रखना आपकी मजबूरी थी तो श्री कृष्ण की तरह रखिए। अगर नहीं तो प्रेम कहीं नहीं। एक मौन, एक सन्नाटा ऐसा छाया कि गर्म हवाओं की लपटों की जलन भी किसी को महसूस नहीं हो पाई। जय बिना पल के झपके एकटक अंबर को देखने लगा। उसने अपने मन में ही कहा, योर हाइनेस, अभी तक तो प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं थी मेरे लिए, पर आपने मुझे प्रेम सिखाया है। उसने लंबी सांस भरी और पल के गहराई से बंद कर ली, मानो अंबर का चेहरा आंखों में भर रहा हो। अब प्रथम सबसे बोला, थैंक यू गाइस, नाउ वी विल टेक अवर लीव। इतना कहकर वो अंबर और परिणीता के साथ इधर उधर चला गया। कुछ ही देर में जय अपनी टीम के साथ बावड़ी से निकल गया। वहीं थोड़ी देर बाद अंबर भी दोनों के साथ बावड़ी से बाहर निकली। वहां कई सारे खाने पीने की रेडी लगी थी। प्रथम ने यहाँ वहां देखकर कहा, मैं पानी लेकर आता हूँ, यू गाइस वेट। ये सुनकर परिणीता ने हवा में हाथ हिलाया। तभी माँ 7 साल का बच्चा अंबर के सामने आ रुका। परिणीता का चेहरा बच्चे को देख खिल उठा। अंबर अचानक से बच्चे को देखकर चौंक गई। बच्चे ने उंगलियों से इशारा करके अंबर को झुकने को कहा, तो वो भौहें सिकोड़कर अपने घुटनों पर बैठ गई। बच्चे ने अंबर के गालों को चूमा। अरे अरे, परिणीता ने एकदम से कहा तो अंबर ने उसे हाथ दिखाकर रोका। फिर उसने बच्चे से कहा, आप जानते हैं मुझे ना। बच्चे ने अपने कंधे उछाल दिए। अंबर ने परिणीता की तरफ हथेली बढ़ाई तो उसने अपने बैग से बड़ी सी चॉकलेट अंबर के हाथ में रख दी और बच्चे से पूछा, आपको ये चाहिए? बच्चे ने जल्दी जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। लीजिए। इतना कहते हुए अंबर ने चॉकलेट बच्चे को दी। बच्चे ने एक हाथ से चॉकलेट ली और दूसरे हाथ से बांसुरी अंबर को सौंपी। बच्चे ने जिस हाथ में बांसुरी पकड़ी थी उसमें पहले से ही एक चॉकलेट थी। बच्चे ने कहा, जी जी, जे बांसुरी था के वास्ते मेरे लिए। अंबर ये सुनकर हल्का सा चौंक गई तो बच्चे ने हाँ में सिर हिलाया। अंबर ने खुद उठते ही बच्चे को गोद में उठा लिया और प्यार से कहा, और आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? माने थे चौके लागे हो। बच्चे ने कहा। इस पर अंबर के होठों पर लंबी सी मुस्कुराहट खिल उठी। बच्चे ने आगे कहा, मारे बापू सा बांसुरी बनावे से, बट्टे बट्टे मारी दुकान से। बच्चे ने एक तरफ इशारा किया। अंबर ने उससे बांसुरी ली। बांसुरी पर बेहद खूबसूरती से फूल कैमलियास बने थे और शायद कुछ लिखा भी था जिस पर अंबर का ध्यान नहीं गया। उसने परिणीता से कहा, परी, इन्हें इनकी शॉप तक छोड़ा और हाँ, मैं भी करके आना। इतना कहकर अंबर ने बच्चे को परिणीता की गोद में दे दिया। परिणीता शॉप तक गई तो बच्चा खुद ही उसकी गोद से निकलकर फुर्ती से एक तरफ भाग गया। उधर जे एक लकड़ी की कारीगरी की दुकान पर खड़ा था। वो बच्चा भागता हुआ वापस आया। जय ने उस बच्चे से पूछा, क्यों चैंप, दीदी को फ्लूट दिया आपने? बच्चा बोला, हाँ भैया, और दी ने मुझे चॉकलेट भी थी। बच्चा अब मारवाड़ी नहीं बोल रहा था। जरूर जय ने ही उसे अलग भाषा में बात करने को कहा होगा। जय मुस्कुरा उठा। उसके हाथ रंगों से सने हुए थे। जाहिर सी बात थी कि बांसुरी पर फूल रंगने वाला और उन शब्दों को उकेरने वाला वही था। इधर परिणीता वापस आई तो उसने देखा अंबर बड़े गौर से बांसुरी देख रही थी। परिणीता ने भौहें सिकोड़ कर पूछा, क्या क्या देख रही हो? अंबर ने बांसुरी आगे की ओर कहा, इस पर कुछ लिखा है मारवाड़ी में। परिणीता ने उसके हाथ से बांसुरी ली और आंखें गड़ाकर देखा। उसने अटकते हुए पढ़ा, रंग महला शुभ भाग जगिया है, उतर आई चांदनी सा। उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, है ये क्या लिखा है? आई मीन पढ़कर समझ आ रहा है लेकिन कुछ अजीब नहीं है।
अंबर वो लाइन सुनकर मुस्कुराई। पीछे से प्रथम ने आते हुए कहा, अजीब नहीं, बहुत खूबसूरत है और अंबर पर सूट भी करता है। मुझ पर? अंबर ने एकदम से कहा। इसी के साथ परिणीता ने भी कहा, कैसे? तो प्रथम बोला, सूर्यवंशी महल का भाग्य ही तो जागा है जो अंबर जैसी लड़की ने वहां जन्म लिया। इस जैसी तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ट्रू हाँ? परिणीता ने भी हाँ में हाँ मिलाई। कुछ देर इधर उधर घूमकर सब लोग वापस आ गए। धीरे धीरे 5 साल और बीत गए। जय और अंबर फिर कभी मिल ही नहीं पाए। राजकुमारी अंबर अब 24 साल की हो गई थी और रघुवीर साहब जी ने उसकी शादी तय कर दी थी, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसे उसने आज तक देखा नहीं था। राजकुमारी अंबर के लिए एक तरह से ये शादी उनके पिता का आदेश था, इसलिए वो शादी करने के लिए ना नहीं कह सकती थी। पर इस समय वो बहुत उदास थी। 2 दिन बाद लड़के वाले इसी शहर में आ जाएंगे और शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। परिणीता, प्रथम और उनका दोस्त मानव नहीं चाहते थे कि अंबर ये शादी करे, पर अंबर उन तीनों की इस समय सुनी नहीं रही थी, जिससे ये तीनों ही अंबर के लिए परेशान थे। रात में राजकुमारी अंबर अपने बड़े से रूम की बालकनी पर खड़ी थी। कमरे को अंधेरे से यूं ढक रखा था मानो अब उसे उजाले की चाह ही ना हो। बालकनी की दोनों ओर शाही पिलर जिन पर नक्काशी हो रही थी, जाहिर है वो महल में थी। तभी उसके कमरे में कोई नौकरानी घुस आई। आपके मामा आए हैं भाई साहब, मिल लीजिए। खुद में खोए बाहर पेड़ पर बैठे चकोर के जोड़े को वो एक फीकी सी नजर से देख रही थी। उसने मुड़कर दरवाजे पर देखा तो नौकरानी ने फिर से कहा, भाई साहब, रानी सा ने आपको तुरंत आने का आदेश दिया है। अंबर ने मासूम सी मीठी सी आवाज में उससे कहा, आप चलिए, मैं अभी आई। उसके कहते ही वो सिर झुकाकर लौट गई। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, बोलो जाना है या फिर अपने सपनों को गृहस्थी में झोंक देना है। उसने वो मैसेज पढ़ा। जवाब के लिए उसके हाथ भी बढ़े, लेकिन जाने क्या सोचकर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने अपनी मीठी सी आवाज में दर्द भरी मुस्कुराहट लिए हुए कहा, मानव, ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि यहाँ से निकलना आसान नहीं, पर तुम मेरे लिए ये अपनी जान पर खेल कर भी करोगे। मेरी आज़ादी की कीमत किसी की जान हो मैं नहीं चाहती। ये कहकर वो बोझिल कदमों से बाहर चली गई। महल के बड़े से कॉरिडोर को वो अपने बोझल कदमों से नाप रही थी। यह शायद वो नाप रही थी कि कितना समय है उसकी बर्बादी में। तभी महल के बाहर खड़ी एक कार में कोई शख्स बैठकर निकल गया। जाने कितनी देर से वो कार से टिक कर उस पर नजरें रखे हुआ था। कुछ देर चलकर अंबर महल के अतिथि सत्कार कक्ष में थी। उसने देखा सफारी सूट में आकर्षक व्यक्तित्व के धाड़ी मूंछों और पग लगाए उसके मामा अनिरुद्ध जी वहां बैठे थे। उसे देखते हुए वो उठ खड़े हुए। उनके साथ एक राजसी तेज लिए महिला भी थी। वो महिला अंबर की तरफ बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। उन्होंने बड़े स्वर में कहा, भाई साहब, कैसी हैं आप? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामी साहब। फिर वो अनिरुद्ध जी के पास आई और उनके पैर छू लिए। वो उसे रोक पाते उससे पहले ही वो उनके पैर छू चुकी थी। अरे अरे भाई साहब, क्या कर रही हो? मामी साहब बोली, देख नहीं रहे हैं, आपके पैर छूकर आशीर्वाद ले रही हैं। अंबर ने फिर से मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसके सिर पर हाथ रखकर वो रौबदार आवाज में बोली, खुश रहिए भाई साहब। तभी पीछे से एक प्यारी सी लड़की चली आई। वो और कोई नहीं, परिणीता थी। वो इस समय जीन्स और शर्ट में थी। वो आकर उसके गले लग गई और बोली, कैसी हो अंबर? अंबर उदास स्वर में बोली, कैसे दिख रही हूँ? बस वैसे ही हूँ। परिणीता अचानक बोल पड़ी, मतलब सच में तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है? परिणीता की बात सुनकर अंबर ने चौंक कर उसे देखा। अंबर की आंखें गहरी थी, लेकिन समुद्र के जैसे उनमें पानी नहीं, दर्द था। कह सकते हैं कि दर्द की पराकाष्ठा थी वो। उसे दर्द इस बात का नहीं था कि उसकी शादी हो रही है, क्योंकि राजी तो वो हुई थी इस शादी के लिए। बेशक उसे अपने होने वाले पति का चेहरा ना देखा हो। उसके जीवन में सिर्फ प्यार की कमी थी, रघुवीर सूर्यवंशी जी के स्नेह की और माँ के प्रेम की। इंसान के जीवन में नाम का कितना महत्व होता है ना। वो नाम उसके स्वभाव पर, उसके अस्तित्व और उसकी किस्मत पर भी अपना प्रभाव डालने लगता है। अंबर के साथ वहां खड़े राजा अनिरुद्ध जी और मामी विजय लक्ष्मी जी भी चौंक कर परिणीता को देखने लगे।
विजय लक्ष्मी जी बात को संभालते हुए कड़क आवाज में बोली, कुछ भी मत कह दिया करो परिणीता। बोलने से पहले ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बार तो सोचो। परिणीता कुछ बोलने को ही तो पीछे से अनुरुद्ध जी ने कहा, जो सोचकर बोला जाए वो झूठ होता है विजय लक्ष्मी। सच बोलने में सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से एक बनारसी साड़ी पहने एक महिला आई। उस साड़ी में सोने की तार जड़ी हुई थी। गहनों से लदी हुई वो महिला चेहरे पर राजस्व लिए वहां कुछ महिलाओं के साथ आ रही थी। उन सबके हाथों में थाल थे। वो महिला और कोई नहीं, गायत्री जी थी। वो अंबर को देखकर बोली, ये क्या है भाई साहब, आपके मामा साहब मामी साहब इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और आप अपने कमरे में बैठी हुई थी। अंबर ने कुछ नहीं कहा। परिणीता कुछ बोलने को ही तो उससे पहले ही विजय लक्ष्मी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महल में आपका स्वागत है रानी साहब विजय लक्ष्मी, और आपका भी स्वागत है राजा सा अनिरुद्ध। विजय लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया छोटी रानी सा गायत्री। गायत्री जी के चेहरे पर आई मुस्कान में गुस्से की झलक दिखने लगी। छोटी रानी सा, यह सिर्फ नाम कहा है। महल और उनके चोंचले हर नाम से हैसियत बता देने वाले शब्दों को भी बड़े ही सोच समझ के बोलना पड़ता है। गायत्री जी बोली, विजय लक्ष्मी, हमारी तरफ से ये सब आपके लिए तोहफे। गायत्री जी की बात सुनकर पीछे से अनुज जी अंबर के पास आए और बोले, अंबर इकलौती भांजी है हमारी, और इनके ब्याह में हमें देने का अधिकार है, लेने का नहीं। हम भात देने आए हैं यहाँ। अनिरुद्ध जी की बात सुनकर एक बार फिर गायत्री जी के चेहरे पर नफरत दिखने लगी, जिसे छुपाकर उन्होंने कहा, जैसा आप ठीक समझे। उन्होंने इशारे से अपने पीछे खड़ी महिला से कहा, जाओ इन्हें गेस्ट रूम तक ले जाओ। कुछ देर बाद सभी गेस्ट रूम में जा चुके थे और एक बार फिर से अंबर अपने कमरे की खिड़की पर आ खड़ी हुई। वो चकोर का जोड़ा भी अब उड़ चुका था, लेकिन ये उड़ान उसके नसीब में कहाँ थी। उसे तो बस राजसी आदेशों का पालन करना था। जो वचन उसकी माँ ने उससे लिया था वही तो उसे निभाना है। खिड़की पर बैठी वो पूरे चांद के पास एक छोटे से टिमटिमाते तारे को देख रही थी, उम्मीद में कि शायद उसे उसकी माँ देख रही हो। वहीं बैठे हुए वो अपने बचपन को याद करने लगी और कुछ अतीत के गलियारों में खो गई। इस हफ्ते अंबर 10 साल बाद अपने महल लौट आई थी, और वो ऐसे लौट कर आई कि अब अगर वो इस महल से गई तो ना ये महल उसका रहेगा और ना यहाँ के लोग। गायत्री जी और रघुवीर सूर्यवंशी जी ने उसका विवाह संबंध राजस्थान उदयपुर के भावी राजा से तय कर दिया था। अनिरुद्ध जी और विजय लक्ष्मी जी के पास से अब महल की लाडली वापस लौट आई थी। अंबर के चाचा के बेटे विराज सूर्यवंशी और उसके छोटे भाई आरव को भी पता नहीं था कि अंबर का विवाह किससे होने जा रहा है। जाने कितनी बार पूछा होगा उसने सर्वेश जी और कामनी जी से, लेकिन किसी ने कुछ बताया ही नहीं। जब अंबर लौट आई तब उन्हें एक राजसी आदेश मिला कि उन्हें बस ये विवाह करना है। उससे खुद तो उसकी इच्छा पूछी नहीं गई और ना ही उसकी हाँ का इंतजार किया गया। वैसे कब कब उसकी इच्छा का मान महल के कायदों में रखा गया था, पर वो भी जिद्दी थी। उसे जो सही लगता था वो वही करती थी, और जो उसकी नज़रों में गलत है उसे करना उसके लिए नामुमकिन था। विवाह भी तो कोई आदेश ही था जिससे दोनों राजघरानों का भला होना था। बिना ये देखे कि उनका विवाह जिससे होने वाला है वो कैसा दिखता है, यह स्वभाव से कैसा है, उसने हामी भर दी थी। एक बार फिर उसने अपने पिता के लिए अपनी बलि चढ़ा दी, लेकिन कोई और भी था जिसे उसकी परवाह थी। वो था मानव। यूनिवर्सिटी में वो उसके साथ पढ़ता था, अंबर के साथ परिणीता और प्रथम का भी वो सबसे अच्छा दोस्त था। अंबर अपने कमरे में बैठी अपने फोन पर आए उस मैसेज को देख रही थी। आंसू तो अब इन बीते सालों में कहीं आंखों से सूख ही गए थे। उसने मोबाइल से नजर भटकाने के लिए इधर उधर आंखें दौड़ा दी। तभी उसे लगा कि महल के पिछले कोने में एक छोटा सा कुत्ता जख्मी पड़ा हुआ है। अपना मोबाइल वहां छोड़कर वो तेजी से बाहर दौड़ गई। वो गार्डन को लाग कर सीधा उस कुत्ते के पास पहुंची तो कुत्ते के पेट से खून निकल रहा था। उसने उसे उठाया और मुड़कर जाने लगी। तभी किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो छटपटाने लगी। उसने चीखना चाहा, लेकिन महल के पिछले हिस्से में ज्यादा गार्ड्स खड़े नहीं थे। कुछ देर में उसकी आंखें घूम गई और वो उस शख्स की बाहों में झूल गई।
आगे क्या होगा? आखिर राजकुमारी अंबर को किसने बेहोश किया? राजकुमारी अंबर के साथ अब क्या होने वाला है? क्या राजकुमारी अंबर की शादी हो पाएगी? राजकुमारी को महल में ना देखकर रघुवीर सूर्यवंशी जी क्या करेंगे? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।